everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. This is me शिप्रा तिवारी. बहुत बहुत स्वागत है. यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके बच्चों. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोटीन खत्म कर लिया था, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी कि किस तरीके से आप 20 अमाइनो एसिड्स को याद करेंगे. उसमें मैंने आपको डिफरेंट कैटेगरीज बताई थी अमाइनो एसिड की. उसको मैं अभी आपको रिवाइज भी कराऊंगी. आज के लेक्चर में हमको क्या पढ़ना है, वो चीज है द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है, क्या प्रोटीन का काम है एनवायरनमेंट में, ये जानना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. स्ट्रक्चर समझ लिया सबका, कॉन्फ़िगरेशन समझ लिया सबका, कार्बन कितना है समझ लिया, किस टाइप के होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी. पर हमको किसी भी प्रोटीन का फंक्शन समझना ज़रूरी है कि एनवायरनमेंट में जो प्रोटीन होते हैं वो क्या क्या फंक्शन करते हैं बच्चों. पर उससे पहले, प्रोटीन का फंक्शन समझाने से पहले, कल 2 घंटे में मैंने आपको जो प्रोटीन की पूरी कहानी सुनाई थी वो मैं आपको 10 मिनट में सुनाऊंगी. चलिए आ जाइए. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था अमाइनो एसिड्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर द अमाइनो एसिड. हर किताब में अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लोग अलग अलग अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन बना देते हैं. मैंने तो आपको पूरे क्लासिफिकेशन दिखाए थे, जिसमें मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट लगाया था और उसमें सारी चीज़ें बनी हुई थी. ठीक है, किस किस आधार पर क्लासिफिकेशन होता है अमाइनो एसिड का वो मैंने आपको बताया था. आप चाहें तो मैं आपको दिखा भी सकती हूँ. कहाँ गया ये. So on the basis of synthesis we have 3 types of amino acid. एसेंशियल कौन सा है, जो मांगता है बॉडी को, उसको बाहर से खाना पड़ेगा आपको, ये होता है एसेंशियल. सेमी एसेंशियल, ऐसे अमाइनो एसिड जिनको बॉडी बहुत धीरे धीरे सिंथेसाइज करती है, जैसे हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन. ठीक है, ओके. वैसे ये हेट्रोसाइक्लिक होता है हिस्टिडीन, और आर्जिनिन जो होता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है. नॉन एसेंशियल आपको बाहर से खाने की जरूरत नहीं है, बॉडी इसको खुद ब खुद सिंथेसाइज कर सकती है. ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, उनके में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं, जैसे एसिडिक हो गया, बेसिक हो गया, सल्फर कंटेनिंग हो गया, एरोमेटिक हो गया, हेट्रोसाइक्लिक हो गया, एल्कोहलिक हो गया. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड चेन. इट में भी एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक. बेसिक में भी आपके पास हो सकता है लीनियर चेन वाले बेसिक हो सकता है रिंग वाले बेसिक हो सकता है कि आधे रिंग वाले बेसिक हो. जैसे हिस्टिडीन जो होता है ये एक हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड है, पर ये बेसिक नेचर का होता है. ठीक है, जैसे आर्जिनिन और लाइसिन ये बेसिक अमाइनो एसिड है, लीनियर चेन वाले होते हैं, जबकि ट्रिप्टोफैन एक बेसिक अमाइनो एसिड है, पर ये रिंग के अंदर आ जाता है. ठीक है. नाउ अब मैंने तुम्हें कौन सा क्लासिफिकेशन बताया था, आ जाओ. ठीक है, पहले ये बता दूं मैं. हाँ, तो कोई भी अमाइनो एसिड जो होता है उसमें क्या होना चाहिए बच्चों, लिख लेते हैं. थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं ना अपन, तो थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं. फटाफट से बताऊंगी मैं किसी भी अमाइनो एसिड में क्या क्या होना चाहिए. जल्दी से शुरू कर रहे हैं. किसी भी अमाइनो एसिड में होना चाहिए COOH ग्रुप, इधर होना चाहिए NH2 ग्रुप, इधर होना चाहिए H, इधर होना चाहिए R. किसी भी अमाइनो एसिड का ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है. आपको कोई भी अमाइनो एसिड ले लो, यही आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा. आप सिर्फ और सिर्फ इसमें चेंज कर सकते हो, बाकी किसी भी चीज में चेंज नहीं होगा. आप R ग्रुप में चेंज कर सकते हो, बाकी किसी भी चीज में चेंज नहीं होगा. अगर इस अमाइनो एसिड को मैं एक न्यूट्रल मीडियम में भर दूं, अगर मैं इस अमाइनो एसिड को एक न्यूट्रल मीडियम में भर दूं, तो ये जो COOH है ये अपना H+ निकाल देगा, ये जो COOH है ये अपना H+ निकाल देगा, और ये H+ यहाँ से उड़ता हुआ NH2 के साथ जुड़ जाएगा. अब NH2 NH3 हो जाएगा. तो अब ये एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसमें एसिडिक प्रॉपर्टी भी है और बेसिक प्रॉपर्टी भी है. जस्ट अ रिविजन बच्चों, जस्ट अ रिविजन. तो ऐसा अमाइनो एसिड जिसमें एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी हो, उसे हम कौन सा अमाइनो एसिड कहते हैं, उसे हम कहते हैं न्यूट्रल अमाइनो एसिड. कौन सा, न्यूट्रल अमाइनो एसिड. और कौन सा ऐसे अमाइनो एसिड को हम और क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं ज्विटर आयन. क्या कह सकते हैं, ज्विटर आयन. प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस. अगर हम इसी अमाइनो एसिड को किसी एसिडिक मीडियम में डाल दें तो क्या होगा बताइए. अगर हम किसी अमाइनो एसिड को एसिडिक मीडियम में डाल देंगे तो क्या होगा, बोलेंगे, बताएंगे जरा. ठीक है, अगर आप किसी ऐसे अमाइनो एसिड को एसिडिक मीडियम में डाल दोगे तो पता है क्या होगा. देखो क्या होगा ये कि H+ का कॉन्सेंट्रेशन तो एसिडिक मीडियम में वैसे भी ज्यादा है,
भैया एसिडिक मीडियम में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन तो वैसे भी भरा पड़ा है, अब OCOH अपना और H कैसे निकालेगा, इसलिए वो H नहीं निकालेगा। भैया मेरी बात सुनो, जो मैं समझा रही हूँ, एक कमरे में लोग भरे हुए हैं, उसी कमरे में तुम्हें क्यों जाना है, हम उस कमरे में और ठुस ही नहीं सकते तो हम उधर जाएंगे भी नहीं। तो इस पूरे एसिडिक मीडियम में H प्लस भरा हुआ है, इसलिए COOH अपना H निकाल ही नहीं रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जो वाला जो H प्लस है ये NH2 को दे दो और ये बन जाएगा NH3। तो एसिडिक मीडियम में आपका अमाइनो एसिड कैसे बिहेव करता है, बेसिक की तरह, क्योंकि जो फ्री H प्लस आयन है, जो फ्री H प्लस आयन है वो COOH जो है, COOH को H प्लस रिलीज ही नहीं करने दे रहे। अगर H प्लस रिलीज ही नहीं करने दोगे तो COOH जो है वो कभी एसिडिक बिहेवियर कर ही नहीं पाएगा। ऐसी कंडीशन में जो फ्री H प्लस आयन घूम रहे हैं वो NH2 के साथ जुड़ जाएंगे और बना लेंगे अमोनिया। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, एसिडिक मीडियम में अमाइनो एसिड कैसे बिहेव करते हैं, बेसिक की तरह बिहेव करते हैं। अगर इसी अमाइनो एसिड को मैं किसी बेसिक मीडियम में डाल दूं तो बाहर मेरे पास कौन से आयंस रहेंगे बताइए, बाहर मेरे पास रहेंगे OH आयंस, बाहर मेरे पास क्या भरे पड़े रहेंगे, OH आयंस, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अब OH आयन जो है भरे रहेंगे तो ये जो COOH है ये आसानी से अपना H प्लस रिलीज कर सकता है, ये COOH जो है ये आसानी से अपना H प्लस रिलीज करके पानी बना सकता है, कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ पर अब आपका जो COOH है वो कैसा बिहेव करने लगेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा भैया मेरे, एसिड की तरह। ये याद रखना कि बेसिक मीडियम में अमाइनो एसिड एसिड की तरह बिहेव करता है और एसिडिक मीडियम में अमाइनो एसिड बेसिक की तरह बिहेव करता है। आई नो थोड़ा पगला है पर क्या हुआ, टेढ़ा है पर मेरा है। तो कोई भी अमाइनो एसिड को अगर आप न्यूट्रल मीडियम में डालोगे तो उसका एक ग्रुप एसिडिक बिहेव करेगा और दूसरा ग्रुप बेसिक बिहेव करेगा। अगर आप किसी अमाइनो एसिड को एसिडिक मीडियम में डालोगे तो उसका जो एसिडिक ग्रुप है वो एसिड बिहेव कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो अपने H प्लस आयन रिलीज ही नहीं कर पाएगा। तब वो कैसा बिहेव करने लगेगा, तब वो बेसिक बिहेव करने लगेगा। जो NH2 है वो दन्न से H प्लस आयन को पकड़ लेगा और NH3 बना देगा। अगर आप किसी अमाइनो एसिड को बेसिक मीडियम में डालोगे तो वो एसिड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि बाहर आपके पास OH माइनस ज्यादा है और OH माइनस जो है ज्यादा है, H प्लस अब तो यहाँ है ही नहीं, तो OH को COH को अपना H निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। COH दन्न से अपना H प्लस निकाल देगा, OH माइनस H प्लस मिलकर H2O बना देंगे और अब आपका अमाइनो एसिड एसिड की तरह बिहेव करने लगेगा। तो ये याद रखिएगा कि अच्छा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अमाइनो एसिड में कोई आयंस ना हो, ऐसा कभी नहीं होता। अमाइनो एसिड जो होता है वो बाइपोलर नेचर का होता है, उसमें दोनों आयंस होते हैं। तो अमाइनो एसिड जो होता है वो आयनिक नेचर का होता है, ये याद रखना आपको, ठीक है। ज्विटर आयन का कंसेप्ट समझ में आया। इफ योर अमाइनो एसिड हैविंग बोथ द चार्ज प्लस एंड माइनस, दिस इज कॉल्ड एज ज्विटर आयन। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, जहां पर वो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई मूवमेंट नहीं शो करता। जब आपका अमाइनो एसिड न्यूट्रल बन जाता है तो वो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर किसी भी प्रकार का रोटेशन मूवमेंट नहीं शो करता, इसे हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं, ठीक है। नाउ उसके बाद मैंने आपको अलग अलग प्रकार के अमाइनो एसिड्स बताए थे, इट मे बी एसिड, बेसिक एंड न्यूट्रल। चलो एक बार हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर ले, चलो रिवाइज कर लें। एसिड में मैंने आपको एसिड क्या, सबसे पहले मैं न्यूट्रल बताती हूँ ना। न्यूट्रल में मैंने आपको क्या क्या बताया था बताइए। न्यूट्रल में मैंने आपको बताया था गवली, न्यूट्रल में मैंने आपको क्या बताया था, गवली, ठीक है, बताया था। शुरू करें, गाना भी सिखाए थे ना, मैं तो गवली गवली। तो G का मतलब क्या है, ग्लाइसिन। A का मतलब क्या है, एलानाइन, ठीक है। 9 लगाओ, ग्लाइसाइन, एलानाइन, वैलाइन, ठीक है, वैलिन, फिर आ गया ल्यूसीन, ठीक है, और फिर आ गया आइसोल्यूसीन, ठीक है। तो ये ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जिसमें एसिड और बेस दोनों बिहेव करने की प्रॉपर्टी होती है। तो याद रखना, मैं तो गवली गवली न्यूट्रल अमाइनो एसिड की लिस्ट होती है। आ जाओ भैया, फिर कौन से पढ़े अपन लोगों ने, बेसिक पढ़ा देती हूँ मैं। बेसिक के लिए मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, गाला। इंडियन आइडल का गाला राउंड जो है उसमें मैं जा सकती हूँ, तुम्हारा क्या कहना है बताओ, मैं कैसा गाना गाती हूँ। हाँ, मुझे पता है बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मैं बहुत बुरा गाना गाती हूँ, ठीक है, पर ठीक है बच्चों, तुम लोग थोड़ा तो मुझे मोटिवेट करो कि मैं गाना वाना गाऊँ, थोड़ा गाला वाला राउंड में जाऊँ। पर यहाँ पर गाला का मतलब क्या है ये सुने, आ जाइए। जी का मतलब है ग्लूटामाइन, ग्लूटामाइन, ठीक है। ए का मतलब है आर्जिनिन, आर्जिनिन, ठीक है। एल का मतलब है लाइसिन, ठीक है, आर्जिनिन, लाइसिन, ठीक है। और ए का मतलब क्या है, एस्पैराजीन, ठीक है। तो एस्पैराजीन, आर्जिनिन, लाइसिन और ग्लूटामाइन, ये होते हैं बेसिक अमाइनो एसिड, गाला। तो गवली और गाला
तो गवली कहाँ गाओगे भैया? गाला राउंड में गाओगे, गवली गाओगे गाला राउंड में, ठीक है। अब हम लोग कौन से में आते हैं? एसिडिक, 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 ठीक है। एसिडिक के लिए मैंने आपको गाना सुनाया था, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी। ए का मतलब क्या सिखाया था मैंने? एस्पार्टिक एसिड, ये सिखाया था। देखो कुछ नहीं करना है, एस्पार्टिक एसिड ऐसा अमाइनो एसिड जिसमें एक एडिशनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप या एसिड ग्रुप जुड़ा हो, सीधी बात, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। तो ये देखो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये एस्पार्टिक एसिड का है, हाँ ये एस्पार्टिक एसिड का है जिसमें आपको 2 COH ग्रुप दिख रहे हैं। ये ग्लूटामिक एसिड का जिसमें 2 मिथाइल ग्रुप और 2 एल्कोहल आपको 2 एसिड ग्रुप दिख रहा है कि ये, ठीक है। तो एसिड हो गए, एसिड हो गया, बेसिक हो गया, न्यूट्रल हो गया। सल्फर कंटेनिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल बताया था मैंने, मीथियोनिन और सिस्टीन, ठीक है। एल्कोहलिक में मैंने तो तुम्हें अपना ही नाम बताया था बेटा, एल्कोहलिक में तो मैंने तुम्हें अपना ही नाम बताया था, शिप्रा तिवारी। शिप्रा से क्या याद रखोगे मेरे बच्चों याद रखना, सीरीन। और तिवारी से क्या याद रखोगे? थ्रियोनीन, ठीक है। तो ये कैसे अमाइनो एसिड होते हैं? एल्कोहलिक, जिनके साइड चेन में आपको एल्कोहल ग्रुप मिलता है। तो आर में आप चेंज करते जाओ तो अलग अलग प्रकार के अमाइनो एसिड मिलते जाएंगे। गवली मतलब कौन सा अमाइनो एसिड? न्यूट्रल, ठीक है। गाला मतलब बेसिक, AgOG लो जी सुनो जी, कौन सा? एसिडिक, ठीक है। और शिप्रा तिवारी कौन सा? एल्कोहलिक, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि मैडम पी के डांस करती हैं, मैं तो तुम्हें सिखा रही हूँ, ठीक है। पीटीटी कौन से है इसका? पीटीटी किसका एग्जाम्पल है? पीटीटी माँ ने मारी पिट्टी, ठीक है। एरोमेटिक में मैंने आपको सिखाया था फिनाइलएलानीन, सबके मैंने आपको कंसेप्ट सिखा दिए हैं, सबके फंक्शन सिखा दिए हैं। उसके बाद मैंने आपको सिखाया था टायरोसिन, फिर आपको सिखाया था मैंने ट्रिप्टोफैन। तो टायरोसिन बहुत सारे हार्मोन्स बनाने के काम आता है, ट्रिप्टोफैन जो है इंडोल एसिटिक एसिड बनाने के काम आता है जो कि ग्रोथ हार्मोन होता है। फिनाइलएलानीन जो होता है इसकी अधिकता शरीर में हो जाती है, फिनॉल कीटोन यूरिया होता है। और HP का गैस लीजिए आप, HP का गैस लीजिए, HP का गैस आप हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड होते हैं जैसे हिस्टिडीन और प्रोलिन। डन, ठीक है। नाउ वी हैव 2 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, एक होते हैं एसेंशियल, एक होते हैं नॉन एसेंशियल। इसके लिए भी मैंने आपको जिंगल बताई थी। एसेंशियल अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड होते हैं जिनको डाइट में आपको बाहर से खाना पड़ता है। नॉन एसेंशियल को बाहर से खाने की जरूरत नहीं है, बॉडी खुद ब खुद सिंथेसाइज कर सकती है। आर्जिनिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, मीथियोनिन, फिनाइलएलानीन, थ्रियोनीन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन जो है ये सब कौन से अमाइनो एसिड होते हैं? एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं जिनको बॉडी में खाना पड़ता है बाहर से, ठीक है। नॉन एसेंशियल बॉडी रिस्क नहीं लेगी, शरीर रिस्क नहीं लेगा, वो शरीर खुद ही बना लेगा ये वाले अमाइनो एसिड। नॉन एसेंशियल कौन सा? ग्लाइसिन, एलानीन, सीरीन, सिस्टीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। एस्पैराजिन, ग्लूटामाइन, टायरोसिन एंड प्रोलिन, ये कौन से होते हैं? नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड थे। मैंने आपको इसके लिए सिखाया भी था, हिल में टीवी थी आग फिर लगी, ठीक है, सिखाया था ना, हिल में टीवी थी आग फिर लगी, याद आप कर लेना उसको, ठीक है। तो ग्लाइसिन जो होता है सबसे पहला अमाइनो एसिड डिस्कवर एस्पैराजिन, ठीक है। मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन। ऑप्टिकली इनएक्टिव अमाइनो एसिड ग्लाइसिन। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों कहते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे लाइट बेंड नहीं होती, इसमें चिराल कार्बन नहीं होता। चिराल कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन जिसमें चारों ग्रुप अलग हों, जबकि ग्लाइसिन में 2 H होते हैं, इसलिए चिराल कार्बन नहीं होता, ठीक है। ओके, नाउ प्रोटीन में मैंने आपको सिखाया था कि प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। देयर आर 20 अमाइनो एसिड व्हिच टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंड डिराइव्ड प्रोटीन, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी अभी, ठीक है। तो आपको समझना है कि प्रोटीन बनाने के लिए हम लोगों के पास होना चाहिए पेप्टाइड बॉन्ड। तो 2 अमाइनो एसिड को हम पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ते हैं, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड में आपको बस कुछ नहीं करना है, पानी निकालना है और फिर पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है। तो पेप्टाइड बॉन्ड, जैसे मान लो कि 2 अमाइनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 3 अमाइनो एसिड आपको दिख रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? डाइपेप्टाइड, क्योंकि 2 पेप्टाइड बॉन्ड है ना, आप बोलोगे कि यहाँ ये ट्राइपेप्टाइड स्ट्रक्चर है। तो पेप्टाइड बॉन्ड में हम कभी भी
पेप्टाइड बॉन्ड में हम कभी भी पेप्टाइड बॉन्ड का नंबर नहीं गिनते। ये जो डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, ऑक्टापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड ये सब कहते हो, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड का नंबर नहीं गिनना है आपको। इसमें आपको क्या गिनना है? इसमें आपको गिनना है अमाइनो एसिड का नंबर। क्या गिनना है मेरे प्यारे बच्चों? इसमें आपको अमाइनो एसिड का नंबर गिनना है, ना कि पेप्टाइड बॉन्ड का। इफ यू हैविंग 3 अमाइनो एसिड इट इज ट्राइपेप्टाइड, दैट्स इट। ठीक है, CONH इज द पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, नाउ हाँ, सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन। मैंने बताया सिंपल, कॉन्जुगेटेड एंड डराइव्ड। सिंपल मतलब जिसमें सीधी चेन अमाइनो एसिड की होती है, ज्यादा लोचा नहीं होता उसमें, जैसे कि फाइब्रस प्रोटीन, इसका एग्जांपल एक कोलेजन, इलास्टिन, केराटिन। ग्लोबुलर जो कि राउंड जाते हैं, ग्लोबुलर, एल्ब्यूमिन, हिस्टोन एंड ग्लोबिन। ठीक है, ये सब पढ़ा चुकी हूं मैं। न्यूक्लियो कॉन्जुगेटेड मतलब प्रोटीन के साथ एक नॉन प्रोटीन भाग जुड़ा हो। ठीक है, प्रोटीन के साथ अगर एक नॉन प्रोटीन भाग जुड़ा हो तो इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन। समझ में आई बात? प्रोटीन के साथ अगर आपके प्रोटीन में एक नॉन प्रोटीन भाग जुड़ा हुआ है तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। एग्जाम्पल इज क्रोमेटिन एंड राइबोसोम। क्रोमेटिन इज द थ्रेड ऑफ DNA विच इज bounded into the histone protein. So histone is a protein and chromatin is a DNA. DNA is the part of non-protein hissa and histone is the part of proteinaceous hissa. So it is called as nucleoprotein. Chromoprotein, hemoglobin. There is 4 chain into the hemoglobin which is attached with the iron or the heme pigment. So it is called as chromoprotein, homocyanin, cytochrome. ये सब तीनों क्रोमोप्रोटीन ही हैं, जिसमें एक प्रोटीन एक कलर्ड वाले हिस्से से जुड़ा हुआ रहता है। सेल मेम्ब्रेन में वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपोप्रोटीन्स जो कि सेल में फ्लूइडिटी वगैरह को मेंटेन करते हैं। फॉस्फोप्रोटीन्स, कैसिनोजन एंड पेप्सिन जो कि दूध का प्रोटीन है और प्रोटीन आपके शरीर में होता है। डेराइव्ड प्रोटीन, प्रोटीन को तोड़ने पर जो जो भी चीज़ें मिलती हैं, जो जो भी हिस्से जो कि प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं। बड़े प्रोटीन को तोड़ोगे तो छोटे छोटे बहुत सारे प्रोटीन मिलेंगे। अब ये छोटे छोटे जो बहुत सारे प्रोटीन है, इनका नेचर तो प्रोटीनेशियस ही है ना, तो प्रोटीन को तोड़ने पर जो छोटे प्रोटीन मिले उनको आप डेराइव्ड प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर इन द प्रोटीन। अगर आप अमाइनो एसिड ऐसा 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 जोड़ते जाओगे तो ये है प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन। ये पाया जाता है राइबोसोमल प्रोटीन। राइबोसोम को बनाने, राइबोसोम की यूनिट्स बनाने के लिए जो प्रोटीन होता है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर को होता है। इट इज द मोस्ट अनस्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे, जितने ज्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होगा प्रोटीन का स्ट्रक्चर, उतना स्टेबल होगा। इस प्रोटीन को तोड़ पाना बहुत ही आसान होता है। नाउ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, आप प्राइमरी स्ट्रक्चर को, प्राइमरी ऐसा देखिए लाइन से चले जा रहा है। ठीक है, अमाइनो एसिड जोड़ते जाइए जोड़ते जाइए जोड़ते जाइए, बाय द पेप्टाइड बॉन्ड बनता जाएगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा फोल्ड कर दीजिए, जैसे कि बड़े बड़े होटलों में ऐसी लंबी 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 गोल 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 सीढ़ियां लगी रहती है ना, तो ऐसा ही आप ऐसे ऐसे हेलिकल्स बनाते जाइए प्राइमरी स्ट्रक्चर का, तो इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो प्रकार का होता है, या तो आप फोल्ड को ऐसा फोल्ड कर दीजिए। एक्चुअली सेकेंडरी स्ट्रक्चर 3 टाइप का होता है, देखो, या तो तुम फोल्ड को ऐसा फोल्ड करो, ठीक, ये होता है अल्फा हेलिक्स, या तो तुम फोल्ड को ऐसा फोल्ड करो, ये होता है बीटा प्लीटेड, या तो तुम फोल्ड को ऐसा फोल्ड करो, ऐसा। ठीक है, ठीक है, तो ये होता है अल्फा हेलिक्स, ये होता है बीटा प्लीटेड, ये होते हैं कोलेजन फाइबर्स। ठीक है, ये याद रखना है। देयर इज 3 स्ट्रक्चर ऑफ द प्राइमरी सेकेंडरी प्रोटीन। अल्फा हेलिक्स जिसमें आप गोल गोल घुमाते हो, बीटा प्लीटेड मतलब प्लीट लाइक बनाते हो, और कोलेजन मतलब थोड़ा सा ज्यादा फोल्ड करते हो पर होता वो अल्फा हेलिक्स जैसा है। अल्फा हेलिक्स प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, बोलेंगे, बताएंगे कहाँ पाया जाता है? मायोसिन में। ठीक है, मायोसिन जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर का प्रोटीन होता है और ये हमारे मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। नाउ उसके बाद सेकंड कौन था? बीटा प्लीटेड। ये सिल्क, जैसे आप सिल्क साड़ी पहनते हैं ना, वैसे ही ये फाइब्रोइन सिल्क बनाता है। थर्ड होता है कोलेजन फाइबर्स वाला सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये कोलेजन फाइबर बनाता है। ये मैंने आपको बता दिया था अल्फा हेलिक्स। देखिए टर्शरी स्ट्रक्चर, जब आप एक से ज़्यादा सेकेंडरी स्ट्रक्चर को लेते हैं और उनको और फोल्ड करते हैं तो टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है। एग्जाम्पल इज अ मायोग्लोबिन जो कि मसल सेल में पाया जाने वाला प्रोटीन है। देखिए यहाँ पे बनाया है मैंने। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इनटू द टर्शरी स्ट्रक्चर विच इज द डाइसल्फाइड, हाइड्रोजन, वॉल्डर वॉल बॉन्ड्स, ठीक है, सल्फाइड लिंकेजेस, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस। ये सब हमने क्यों बनाया? ताकि प्रोटीन जाना भी चाहे, जब सिमरन के पापा ने बोल भी दिया जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, तो भी सिमरन ना जा पाए, क्योंकि सिमरन जो है इट इज अटैच विद द सो मेनी बॉन्ड्स, इट इज अटैच विद शी विल अटैच
विथ सो मेनी बॉन्ड विद हर फैमिली, ठीक है, तो वो बॉन्ड्स को तोड़ ही नहीं पाती, इमोशनल रिश्ता है। यहाँ पर भी ऐसा ही है कि जितना बड़ा प्रोटीन होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड्स होंगे, और जितने ज़्यादा बॉन्ड्स होंगे तोड़ना उतना डिफिकल्ट होगा, ठीक है। जैसे ही क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में आते हैं तो बेस्ट एग्जांपल ऑफ द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज द हीमोग्लोबिन। इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। इसमें आप जो है डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन ले सकते हैं, ठीक है, जैसे अल्फा प्रोटीन, जैसे हीमोग्लोबिन में जो होते हैं उसमें 4 प्रोटीन की चेन होती है, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, विच इज अटैच्ड बाय द आयरन iron present into the as present as a heme, which is the color, that is why it is called as chromoprotein, ठीक है। नाउ हीमोग्लोबिन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें तो भयंकर बहुत सारे आयनिक बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वॉन्डरवॉल बॉन्ड होता है, फिर हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस होते हैं, बहुत सारे बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसलिए प्राइमरी स्ट्रक्चर इज द मोस्ट अनस्टेबल स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन हो गया, इतना पढ़ लिया। नाउ रिविजन हो गया ना, बस रिविजन ऐसे ही होता है बेटा, है ना, थोड़ा जल्दी से होता है। नाउ आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ प्रोटीन एज अ एंजाइम। मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ? प्रोटीन एज अ एंजाइम। चलो शुरू करते हैं। प्रोटीन एंजाइम होता है, देखो भैया, हर प्रोटीन एंजाइम हो ये जरूरी नहीं है, पर मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन, ठीक है। हर प्रोटीन एंजाइम हो ये जरूरी नहीं है, पर हर एंजाइम प्रोटीन होता है ये जरूरी है, ठीक है। ओके, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन, ठीक है। तो ये सेंटेंस है आपके एनसीईआरटी में, केमिस्ट्री में, बायो में कहीं तो लिखा है, मुझे याद आ रहा है कि हर प्रोटीन एंजाइम हो ये जरूरी नहीं है, पर हर एंजाइम प्रोटीन होता है, ठीक है। आई बात समझ में? तो एंजाइम्स जो होते हैं वो या तो सिर्फ प्रोटीन से बने हो सकते हैं या उनके साथ एक नॉन प्रोटीन हिस्सा भी जुड़ा हुआ रहता है, जिसे आप कोफैक्टर कहते हैं, ठीक है। समझ में आई आपको बात कि हर एंजाइम प्रोटीन होता है। बहुत सारे प्रोटीन एंजाइम ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। मेनी ऑफ द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। बहुत सारे एंजाइम सिर्फ किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। पर एंजाइम्स के साथ एक नॉन प्रोटीन हिस्सा भी जुड़ा रहता है, ये याद रखिएगा। एंजाइम्स के साथ एक नॉन प्रोटीन हिस्सा भी जुड़ा हो सकता है, जिसे हम कोफैक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी एंजाइम होते हैं जिनके साथ कोफैक्टर जुड़ा हो, और ऐसे भी एंजाइम जुड़े होते हैं जिनके पास सिर्फ प्रोटीन हो। व्हाट इज द एंजाइम्स? क्या होते हैं? ये होते हैं बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये हैं बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, ठीक है। ये किसी भी रिएक्शन, ये हैं बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, ये किसी भी रिएक्शन रेट को बढ़ा और घटा सकते हैं। देखो मेरे हाथ में पावर है, ठीक है। अब मैं तो चाहे बहुत अच्छा कर लूँ, चाहे तो मैं तो जो है बहुत बेकार कर दूँ, ठीक है। तो एंजाइम्स जो होते हैं वो एक कैटालिस्ट होते हैं जो किसी भी रिएक्शन रेट को बढ़ा या घटा सकते हैं। मैं 6-7 एग्जाम लिख देती हूँ, मुझे क्या है, पेप्सिन लिख दो, ठीक है, उसके बाद रेनिन लिख दो, ठीक है, फिर ट्रिप्सिन लिख दो। ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं एंजाइम, ठीक है। डन, ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो आपकी बॉडी में रिएक्शन रेट को बढ़ाने और घटाने के लिए एंजाइम्स होते हैं। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन विच ब्रेक डाउन सम सब्सटेंसेज एंड विच सम ऑफ देम विल हेल्प इन द फॉर्मेशन इन द मेटाबॉलिज्म, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो फंक्शन हम पढ़ेंगे वो कौन सा है? एंजाइम समझ में आया कि प्रोटीन एंजाइम हो सकते हैं। दूसरा है एज अ हार्मोन, ठीक है। एज अ हार्मोन्स के पहले एक और चीज मैं बताऊंगी। फंक्शन में एक होता है डिफेंस, ठीक है, याद रखिए डिफेंस। बॉडी में यू हैव अ वाई शेप स्ट्रक्चर। तुम्हारी बॉडी में एक वाई शेप का स्ट्रक्चर होता है। पता है तुम्हें इस वाई शेप के स्ट्रक्चर को क्या कहते हो बच्चों? इसे कहते हो एंटीबॉडी। क्या कहते हो? एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी को कौन सी सेल बनाती है? एंटीबॉडी का दूसरा नाम होता है इम्यूनोग्लोब्युलिन, ठीक है। इसका नाम क्या होता है? इम्यूनोग्लोब्युलिन। एंटीबॉडी का दूसरा नाम क्या होता है? इम्यूनोग्लोब्युलिन। तो ये कौन से प्रोटीन से बना है? ग्लोब्युलिन प्रोटीन से बना हुआ है। कौन से प्रोटीन से बना हुआ है? ग्लोब्युलिन प्रोटीन से बना हुआ है। डन। एंटीबॉडी को बनाने के लिए बॉडी में जो सेल रिस्पॉन्सिबल है, किस सेल से बनता है? सेल है बीटा लिम्फोसाइट। किससे बनता है?
बीटा लिम्फोसाइट सेल से बनता है, जो कि एक प्रकार की WBC ही है। मेरी बात समझे आप? आपकी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल ये आ रहे हैं हम इसके शरीर को पूरा खा जाएंगे। नाम है हमारा डॉन। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पर नहीं, गलतफहमी में हो। जैसे ही ये शरीर के अंदर एंट्री लेंगे, इनको पकड़ लेगा ये एंटीबॉडी, ठीक है। वो तो ये बोलेगा क्या, डॉन होगा तू अपने घर का, अभी तो तेरे को हम पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये इनको जाने नहीं देंगे। समझ में आई बात? ओके। तो जब आपकी बॉडी में कोई एंटीजन घुसता है तो एंटीबॉडी का एक्टिवेशन हो जाता है, ठीक है। तो जब आपकी बॉडी में कोई एंटीजन घुसता है तो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये एंटीजन एंटीबॉडी को पकड़कर, ये एंटीबॉडी एंटीजन को पकड़कर उसे न्यूट्रलाइज कर देती है। तो कुल मिलाकर आपकी ये जो एंटीबॉडी है ये प्रोटीनेशियस नेचर की होती है। कैसी नेचर की है? ये प्रोटीनेशियस नेचर की है, ये याद रखना है। और ये डिफेंस में काम करती है, ठीक है। थर्ड फंक्शन देखते हैं, आ जाइए क्या बोल रहा है। तो पहला मैंने बता दिया एज एंजाइम, दूसरा मैंने बता दिया इन द डिफेंस, एंड थर्ड इज द हार्मोन। There are so many hormones present into the body which is made up of protein, like the insulin, ठीक है। आपकी बॉडी में ऐसे बहुत सारे प्रोटीन होते हैं जो कि ऐसे बहुत सारे हार्मोन हैं जो कि प्रोटीन नेचर के होते हैं, जैसे कि इंसुलिन। अरे भैया, इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन जो होता है ये पैंक्रियास से निकलता है। कहाँ से निकलता है? पैंक्रियास से निकलता है। पैंक्रियास क्या है? ग्लैंड है, एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है जो कि एंजाइम्स और हार्मोन दोनों निकालती है। पैंक्रियास के कौन से सेल से इंसुलिन निकलता है? ये निकलता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। कहाँ से निकलता है? आइलेट्स ऑफ, ओहो, कहाँ से निकलता है प्यारे बच्चों? ये निकलता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की कौन सी सेल से निकलता है? बीटा सेल से, ठीक है। तो पैंक्रियास की आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से एक स्पेशल टाइप का हार्मोन निकलता है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन आपकी बॉडी में दो चीजें करता है, ठीक है। या तो ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, या तो ये क्या करे बेटा, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को जाकर लीवर में स्टोर कराए, ठीक है। या तो ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज को लीवर में जाके स्टोर करा दे, ठीक है। या तो ये सेल को बोलेगा टेल सेल टू यूटिलाइज। मेरी बात समझ रहे हैं? इंसुलिन के दो काम, या तो आपके शरीर में, अगर आपके शरीर में ग्लूकोज का लेवल बहुत ही ज्यादा उड़े जा रहा है, ग्लूकोज मान नहीं रहा है, तो ये जो हार्मोन है ये या तो सेल को बोलेगा तू खा, तू यूटिलाइज कर, क्यों फैला रहा है पूरे उसमें, या तो ये बोलेगा लीवर में ग्लूकोज को स्टोर करो भैया, तुम ही हो अब हमारे भाई बाप, बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। सो देर ये इंसुलिन एक हार्मोन नहीं है, वी हैव सो मेनी हार्मोन्स जो कि प्रोटीन नेचर के होते हैं, ठीक है। तो एज अ डिफेंस हो गया, फिर एज अ हार्मोन हो गया, एज अ एंजाइम हो गया। नाउ प्रोटीन जो होते हैं वो एज अ रिसेप्टर भी बिहेव कर सकते हैं। प्रोटीन एज अ रिसेप्टर भी बिहेव कर सकते हैं। कैसे बिहेव कर सकते हैं? देखो मेरी बात, सपोज दैट कि एक सेल है, सपोज दैट कि ये क्या है, एक सेल है, ठीक है, ओके। सेल के ऊपर वी हैव सो मेनी रिसेप्टर। सेल के ऊपर क्या होते हैं? हमारे पास बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं। वी हैव सो मेनी रिसेप्टर इन आवर सेल, ठीक है, ओके, डन। अब मेरी ये मिडिल वाली उंगली है, ये पांचों उंगलियां हैं। मेरे शरीर को कैसे पता है कि ये पांचों उंगलियां हैं? बिकॉज वी हैव रिसेप्टर फॉर दिस ऑर्गन्स, ठीक है। हमारे पास क्या है? रिसेप्टर फॉर दिस ऑर्गन है, ठीक है। या एक सस्ता सुंदर टिकाऊ एग्जाम्पल बताती हूँ। किसी भी, सपोज दैट कि ये आरबीसी है। अब किसी ने बोला कि मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है? ए पॉजिटिव है, ठीक है। तो कैसे जाना हम लोगों ने कि ए पॉजिटिव है? क्योंकि उसके शरीर के ऊपर एक स्पेशल टाइप के रिसेप्टर हैं या ए एंटीजन होते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव या ए पॉजिटिव है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? ये वाला एग्जाम्पल क्लियर हो? तो हमने देखा कि आरबीसी के ऊपर होते हैं एंटीजन्स जो कि प्रोटीन के ही बने होते हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट इन दोनों के मिलके बने होते हैं, पर अल्टीमेटली नेचर तो वही है जिन्हें हम एंटीजन्स कहते हैं। नाउ हमारी सेल्स के ऊपर
बहुत सारे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली आपको पता है रिसेप्टर काम क्या करते हैं, रिसेप्टर काम करते हैं लॉक एंड की मैकेनिज्म का, ठीक है। रिसेप्टर क्या बनाते हैं, पॉकेट्स, रिसेप्टर क्या बनाते हैं, पॉकेट्स, ठीक है। तो कोई भी एंजाइम वगैरह हम रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। रिसेप्टर और क्या बनाते हैं, रिसेप्टर बनाते हैं हार्मोन्स को रिसीव करने के लिए। अच्छा बेटा मेरी बात सुनो, मेरे लल्ला मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रही हूँ। जैसे मान लो कि कोई फलाना हार्मोन है, ठीक है। अब इसको मान लो कोई हार्मोन है, मान लो इंसुलिन है, अब इसको सेल के अंदर घुसना है। अब इसी इंसुलिन को कैसे पता चलेगा कि भैया इसी सेल के अंदर घुसना है, तो ये पहले क्या करते हैं, रिसेप्टर से बाइंड हो जाते हैं। किससे बाइंड हो जाते हैं, रिसेप्टर से बाइंड हो जाते हैं। इट इज कॉल्ड एज लॉक एंड की मैकेनिज्म, ठीक है। तो इंसुलिन बाइंड करने के लिए वी हैव स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, ठीक है। तो ताले में चाबी वही लगेगी जो ताले की चाबी है, ऐसा थोड़ी किसी से भी किसी का भी ताला खुल जाए, ऐसा तो नहीं होता। तो वी हैव स्पेसिफिक रिसेप्टर इनटू आवर सेल फॉर द रिसीविंग ऑफ सो मेनी सब्सटेंसेस लाइक एंजाइम, लाइक हार्मोन्स, ठीक है। तभी ये हार्मोन जो है वो सेल के अंदर पहुंच सकता है। सो रिसेप्टर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन मेड प्रेजेंट ऑन टू द सेल। इट विल रिकॉग्नाइज कि किसको लाना है और किसको नहीं लाना है मेरे बच्चों, ठीक है। तो कौन, तू तेरा रख ले, मैं मेरा रख लूंगी। MMTT वाला जो हाल है ना, ये रिसेप्टर की वजह से ही होता है। रिसेप्टर जो होते हैं, अच्छा मान लो कि मैं हूँ शिप्रा, जो कि मैं हूँ, और मेरी एक किडनी जो है गड़बड़ हो गई। अब मुझे सोनू भैया की किडनी लगानी है। अब भैया एक एक जो है इनकी किडनी निकाल ली अपन ने, इनका मन हो नहीं हो अपन निकाल लेते हैं चलो। और इनकी किडनी की हर एक सेल का रिसेप्टर मैच करना पड़ेगा मेरी किडनी से, ठीक है। क्योंकि इनकी किडनी में तो इनके वाले रिसेप्टर चल रहे होंगे। रिसेप्टर किससे बने हैं, प्रोटीन से, ठीक है। फिर हम रिसेप्टर मैच करते हैं, और अगर इनकी किडनी से मेरी किडनी जो है मैच हो गई, तब इनकी किडनी में ले सकती हूँ। तो रिसेप्टर जो होता है वो किसी भी सेल को बताता है कि भैया ये मेरी सेल है, ये सोनू भैया की सेल है, ये अशोक भैया की सेल है, ये किसी सर की सेल है, ये किसी मैडम की सेल है। ऐसे थोड़ी किसी ऑर्गन किसी का भी कुछ भी लगाते फिरेंगे, ऐसे तो फिर दुनिया में किसी को किसी के ऑर्गन की कमी ही ना हो। किसी का भी उठा के लगा लो, सुअर का लगा लो, बकरी का लगा लो, कुत्ते का लगा लो, कुछ भी लगा लो, ठीक है। तो रिसेप्टर जो होता है वो हमें ये बताता है कि ये मेरी सेल है या नहीं है। इसीलिए हमेशा ए ब्लड ग्रुप वाला ए ही ब्लड ग्रुप ले सकता है, बी वाला बी ले सकता है, ओ वाला ओ ले सकता है, ठीक है। ए बी वाला है होशियार, उसके पास दोनों है, सब ले सकता है, ठीक है। नाउ प्रोटीन इज हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन। क्या रोल है इसका, ध्यान से समझना। देखो क्या होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल है GLUT4। आपको पता है मैंने GLUT4 कहाँ पढ़ाया है, जहाँ पे मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाया है वहीं पे मैंने GLUT4 भी पढ़ाया है। अब क्या है मैडम, हमें कल का तो याद रहता नहीं है, आप जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बातें कर रही हो। चलो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, तो तुम क्यों टेंशन लेते हो। देखो हमारी सेल में बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पाते। मेरी बात समझ रहे हो, हमारे सेल में ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पाते। तो ऐसा मतलब कि सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म है सेल का, ठीक है, दिस इज द साइटोप्लाज्म। अब मान लो कि सेल के पास यहाँ ग्लूकोज रखा हुआ है, ग्लूकोज वांट्स टू गो इनसाइड, ठीक है, पर ये नहीं जा पा रहा है, क्या करें, ठीक है। कोई टेंशन नहीं, हमारे सेल के पास कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। ये स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ट्रांसपोर्टर्स। क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है। इसका नाम GLUT4 होता है। GLUT4 पता है क्या करता है आपको, GLUT4 पता है आपको क्या करता है। GLUT4 जो है वो एक चैनल प्रोवाइड कर देता है ताकि ग्लूकोज आसानी से अंदर जा सके। समझ गए आप, क्योंकि लिपिड को पार करके जा पाना, इट इज द लिपिड बायलेयर ना, व्हाट इट इज बच्चों, दिस इज द लिपिड बायलेयर। ये क्या है, लिपिड बायलेयर है। अब इस लिपिड को पार करके जा पाना इज लिटरली वेरी डिफिकल्ट, इसलिए वी हैव सम स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड एज GLUT4. GLUT4 makes the channel in between the plasma membrane, so our glucose easily can transport from outside of the plasma membrane to the inside, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नीट में सवाल पूछा जा चुका है। GLUT4 क्या है, ये एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होता है जो कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि आप यहाँ से पानी एयर पास कर सकते हो, पर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यू नीड सम कैरियर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स, उनमें से एक GLUT4 होता है। ज्यादा डिटेल के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को जो है पढ़िए, ठीक है। नाउ कोलेजन, ध्यान से देखिए,
आपका जो प्रोटीन होता है वो आपको सदा जवान बनाए रखने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। मैं तो बहुत ही आलसी हूँ, पर यूजुअली लोगों को क्या करना चाहिए कि खूब अच्छा खाना खाना चाहिए। समझ में आई बात? लोगों को क्या करना चाहिए, बहुत अच्छा खाना खाना चाहिए, ताकि कोलेजन जो प्रोटीन होता है विच इज़ अ फाइब्रस प्रोटीन, ये सिंथेसिस होता रहे। स्किन के नीचे एक फाइब्रस प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम कोलेजन के नाम से जानते हैं। स्किन को सदा जवान बनाए रखने के लिए हमेशा कोलेजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। इवन कोलेजन जो होता है इट इज़ इंट्रासेलुलर मटेरियल, इट इज़ अ इंट्रासेलुलर मटेरियल। आपके एनसीईआरटी में एक टेबल बना हुआ होगा जिसमें प्रोटीन, इंट्रासेलुलर बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, सेल्स को बाइंड करके रखने का काम करता है। तो कोलेजन अगर आपके शरीर में कम हो जाए तो सेल्स जो होती हैं वो दूर दूर होने लगती है और आपकी स्किन में झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं और आपका बुढ़ापा आ जाता है। तो मोर कोलेजन मोर जवानी, मोर टाइम तक जवान, ठीक है। लेस कोलेजन लेस टाइम तक जवान और आपकी झुर्रियाँ आने लगेंगी, ठीक है। सो कोलेजन जो होता है ये सेल्स के बीच में पाया जाने वाला बाइंडिंग प्रोटीन होता है जो सेल्स को बांधे रखता है। एनसीईआरटी में एक टेबल बना हुआ है जो आपको पढ़ना है। सो बच्चों, मेरे लाल, मेरे प्यारे बच्चों, ये हुआ द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन कैन एक्ट एज एंजाइम, हार्मोन, रिसेप्टर, ट्रांसपोर्टेशन, गिव्स डिफेंस स्ट्रक्चर like the collagen. So this is it. This is all about the functions of protein. I hope you learned and enjoyed the video thoroughly. ठीक है, अगर कुछ ना समझ में आए प्लीज़ लेट मी नो, आई एम हियर फॉर यू ओनली, क्योंकि जब तक आप हो तभी तक मैं हूँ, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम एक नया बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटीन एंड द प्रोटीन फंक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।